शहर को घूमना चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं। हे फ्रेंड्स, मैं अभी आयरलैंड में ग्लेंडालॉक में हूँ। तो ग्लेंडालॉक की जो कहानी मैंने गाइड से सुनी है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग थी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस पिलग्रिमेज साइट में हम लोग आए हैं ग्लेंडालॉक में, उसका जो सबसे मेस्मराइजिंग पॉइंट है विच इज़ दिस अपर लेक। एंड कभी कभी इस लेक को देख के लग रहा है कि हम लेह लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास पहुँच गए हैं। बट इट्स फ्रेश वाटर लेक, ब्यूटीफुल साइट, एंड गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड टू अस कि पहले बीच में बारिश होने लगी बट it has opened up a little bit, and we can see some sunshine here and have this beautiful lake in front of us. So इसकी जो कहानी थी ग्लेंडालॉक की वो ये थी कि बिफोर द क्रिश्चियनिटी यहाँ पे जो धर्म हुआ करता था, सेल्टिक रिलीजन, दैट वाज क्वाइट सिमिलर टू द हिंदू धर्म। एंड उनका जो सारी पिलग्रिमेज जो पूजा पद्धति थी वो थी कि वेस्ट टू ईस्ट, मतलब दे वर ऑलवेज फेसिंग द ईस्ट। नाउ ईस्ट फेसिंग होने के साथ साथ वो सन की पूजा करते थे, सूर्य भगवान की, और नेचर की पूजा करते थे। लेकिन जब क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने उस सारे सेल्टिक धर्म को हटा दिया। उनका जो सिंबल था सन का, उस सन के सिंबल के अंदर अपना क्रॉस डाल दिया। एंड इट हैज़ बीन इनटू ruins नाउ। एंड ये जो पूरा पिलग्रिमेज था, ये पूरी एक मोनेस्ट्री रन होती थी दैट हैज़ रन फॉर 1000 ईयर्स। और एक टाइम पे यहाँ पे 700 हर्मिटेज जो में हर्मिट्स रहते थे, मतलब साधु थे यहाँ रहते थे। तो एक बहुत बड़ा हर्मिटेज साइट था ये। उसके बाद जब यहाँ पे काफ़ी, जैसे हम सोमनाथ मंदिर का सुनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे 13 बार अलग अलग राजाओं ने और क्रिश्चियंस जो अलग अलग एम्पायर हुआ करते, जो क्रिश्चियंस में भी अलग अलग जो अलग अलग थे, दैट इज़ प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, एवेंजलिस्ट, तो उनकी भी लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो हर बार वो इस हर्मिटेज पे हमला करते थे और इसको तोड़ देते थे। अल्टीमेटली सेल्टिक रिलीजन के बाद यहाँ पे रोमन कैथोलिज्म आया और उसके बाद ये रूइंस में चला गया। और अभी ये एक, जैसे हमारे यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होती हैं या फिर आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसे प्रिजर्व करता है, उसी तरह से प्रिजर्व्ड मोन्यूमेंट ऑफ द आयरिश गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड। देखिए बात करते करते सूरज कैसे चमके हैं। सो दिस इज़ दैट ब्यूटीफुल। हम इस लेक के पास हैं, अपर लेक के पास हैं, और अब इस लेक से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे एक लोअर लेक, और लोअर लेक के बाद विल शो यू द हर्मिटेज साइट। और हम लोग हैं अभी किलकैनी में, और ये है आयरलैंड में। एंड सच अ ब्यूटीफुल सिटी, और ब्यूटीफुल सिटी होने के साथ साथ एक और चीज़ से स्पेशल बनाती है कि वो ये है कि आयरलैंड की जो अब कैपिटल है वो है डबलिन, लेकिन मेडिवल पीरियड के अंदर जो आयरलैंड की कैपिटल हुआ करती थी वो थी किलकैनी। इट्स सच अ स्टनिंग प्लेस, एंड आई एम एट द कैसल राइट नाउ। दिस इज़ द कैसल एंड दिस इज़ द ग्रीन एरिया, द ग्रीन गार्डन, एंड लेट मी टेक अ टूर ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिटी। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रीट वॉक जो हम लोग कर रहे हैं किलकैनी में। This is it's a market, I think, just outside of the castle. कैसल बहुत बड़ा नहीं है बट एंड वो इस पर रेस्टोरेशन वर्क भी चल रहा है, तो एज सच मेरा कैसल में अंदर जाने का मूड भी नहीं है, और एक टिकट भी है। ब्यूटीफुल डॉग्स है, गजब एक क्रेज़ है भाई यहाँ तो इस पे जो डॉग्स का, तो माय गॉड, ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे लोगों ने के पास डॉग्स नहीं है। दे एंड दे लव लाइक देयर ऑन फैमिली मेम्बर्स, नेचुरली बन भी जाते हैं फैमिली मेम्बर्स। दिस इज द कैसल। सुबह सुबह आप पार्क पे देखो या कहीं भी देखो, लोग सुबह दोपहर शाम कैसल में डॉग्स के साथ खड़े होते हैं। Glendalough, the Valley of the Two Lakes. Kevin came here in the year 561 and he set up his home in a cave overlooking the upper lake of Glendalough. It's about 2 kilometres further up the valley. He wanted to live the life of a hermit, living on his own, prayer, fasting, meditation. I don't know why. They used to do that way back then.
हे फ्रेंड्स, सो ग्लेंडरलॉक के अंदर हमने जो अपर लेक देखी है उसी के पास में ही ये ईटिंग जॉइंट्स हैं. यू कैन हैव सम स्नैक्स आउट हियर और टी कॉफ़ी आप ले सकते हैं. आई टुक अ हॉट चॉकलेट विच हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 4.8 यूरो. सो फाइन, इतनी दूर आने के बाद पूरा दिन है आपके पास और एक कप गर्म दूध चॉकलेट के साथ हॉट चॉकलेट. सो अभी हम निकलते हैं. मैं थोड़ा सा लेट हूँ, पूरा ग्रुप आगे निकल गया. मुझे 12 बजे अपनी बस पर पहुँचना है. ये जगह मुझे ग्लेंडरलॉक बहुत अच्छी लगी. ग्लैन का मतलब होता है वैली और लॉक का मतलब होता है लेक. सो ग्लेंडरलॉक का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे वैली में से 2 लेक्स हैं वैली के अंदर. हे फ्रेंड्स, सो इस हर्बिटेज के अंदर आपको मैंने ये तो बता दिया कि चर्च है. यहाँ पे अलग अलग चर्च थी, करीबन 5 से 8 चर्च थी अलग अलग, और कैथेड्रल था एक बहुत बड़ा. लेकिन इसके पीछे एक जो बेल टावर है उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काम होता था बेल से हुआ करता था. खाने का टाइम हो या प्रेयर्स का टाइम हो या फिर इवन बॉर्डिंग हो आर्मी से बचने के लिए. यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है किलकैनी में आपको ट्रैवल करने के लिए. आप ऐसे टॉय ट्रेन में बैठकर पूरे शहर को घूमना चाहें तो ऐसे भी जा सकते हैं. यहाँ पे ट्रेन भी चलती है, ट्रेन में भी आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं. और सबसे अच्छी तो अपने 2 पैरों से घूमिए. आप 20-25 मिनट में शहर के एक कोने से दूसरे कोने में आप जा सकते हैं. रिवर वॉक कर सकते हैं, जो कैनाल है यहाँ पे बहती है उसको कैनाल वॉक कर सकते हैं. तो ये जो सारा पूरा शहर है, जो छोटा सा शहर है जो कभी आयरलैंड की राजधानी हुआ करती थी, आप इसे आधे घंटे में पूरा घूम सकते हैं. और बहुत ही सुंदर शहर है. किलकैनी का में एक रीज़न ये भी था कि वर्ड जो लास्ट वाला वर्ड है वो सनी से जुड़ा है. मतलब अगर आयरलैंड में देखें तो सबसे अच्छी जो सनशाइन है वो यहीं पे आती थी. इसी वजह से बहुत फेमस भी था कि आयरलैंड यूजुअली एक ठंडा शहर है, ठंडी कंट्री है, तो उसमें सनशाइन होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. हालांकि जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो मैं बताऊँ कि आज बिल्कुल क्लाउडी मौसम है. यहाँ पे आज सनशाइन कम है, बट फिर भी इट्स अ गुड डे आई शुड से. कम से कम बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद तो आपके सारे जो ट्रैवल प्लान्स हैं वो डिस्टर्ब हो ही जाते हैं. सो कैसल देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. अभी हमें कैसल से हम वॉक करेंगे सिटी के लिए, और बहुत एंशियंट जगह है यहाँ पे. यहाँ पे 300 साल पहले जो ब्रूअरी हुई थी, जब बियर बनी थी, दैट इज़ द सेम प्लेस जो यहाँ पर है. एंड वी विश टू सी दिस ब्रूअरी, जब सबसे पहली बियर बनी होगी आयरलैंड में. और आयरिश बियर तो आपको पता है क्या आती है इससे. सो इट्स अ रियली गुड साइड कि आप माउंटेन्स, ग्रीन्स और बीच. एक आइलैंड कंट्री है तो हर जगह बीच तो आपको नज़र आ ही जाता है. बट द वे दे हैव मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ दिस सिटी एंड द एंटायर सिटी इज़ कमेंडेबल. फ्रेंड्स, दिस इज़ द प्लेस जहाँ स्मिथ वर्क्स एक्सपीरियंस किलकैनी. सबसे पहली ब्रूअरी आयरलैंड की 300 साल पहले यहाँ पे बियर बनाई गई थी. और इसी अगर हमें देखने को मिला कि ब्रूअरी होती कैसी है, भाई ये बियर बनती कैसे है यहाँ पे.
इस समय मैं आइकॉनिक ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ आयरलैंड के अंदर हूँ एंड यहाँ पर होना ही एक ऐसा लगता है सौभाग्य की बात है। अच्छा लग रहा है कि इस तरह के कैंपस को देखने का मुझे अवसर मिला, मुझे मौका मिला एंड दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर मी कि आयरलैंड के ट्रैवल में मुझे ट्रिनिटी कॉलेज देखना था एंड फॉर्चुनेटली आई एम हियर एंड इट्स रियली गुड टू बी हियर। तो फ्रेंड्स हम लोग आए थे डबलिन कैसल देखने, लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता लगा कि डबलिन कैसल पब्लिक के लिए बंद है जनवरी 2027 तक। सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो मत आइएगा, क्योंकि ईयू की प्रेसिडेंसी इस बार आयरलैंड को मिली है और उसकी जो तैयारियाँ चल रही हैं वो इसी कैसल में चल रही हैं। जो ईयू की प्रेसिडेंसी मिलेगी वो आयरलैंड को इसी कैसल में मिलेगी। इसकी रेनोवेशन के लिए इस कैसल को 2027 तक बंद कर दिया गया है। हे फ्रेंड्स, आज हमारा आखिरी दिन है आयरलैंड में। हम लोग अभी डबलिन के बहुत ही सुंदर और बहुत ही फेमस फिनिक्स पार्क में हैं। एक तो ये बहुत ग्रैंड है, बहुत ही बड़ा है, और दूसरा यहाँ पे कई 100 सालों से हिरन रहते हैं ओपन में। दैट इज़ द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट दिस पार्क एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल सीन। आपको हिल्स दिखाई देती हैं, एक बहुत बड़ा ग्रीन एरिया and you have those beautiful deers. Hey friends, so फिनिक्स गार्डन में मेरे सामने इतना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे पूरे इतने कम से कम नहीं तो 30 हिरन मेरे सामने आपको नज़र आएंगे। वहाँ से लेकर वहाँ तक ह्यूमन फ्रेंडली डियर्स, और ये मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्क है। इतना बड़ा है कि आप कितनी देर तक भी आप घूम सकते हैं। लेकिन हम इन हिरनों को देखने यहाँ पर आए थे डबलिन आयरलैंड में। अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि बारिश तो लगातार चल ही रही है, लेकिन जो हमें जिस वजह से हम देखना चाहते थे इस पार्क को हिरन की वजह से, तो वो हमारा काम पूरा हो गया। मुझे बिल्कुल याद आ रहा है अंडमान में रोस आइलैंड में बिल्कुल ऐसे ह्यूमन फ्रेंडली डियर हैं जिसको आप अपने हाथों से खाना खिला सकते हैं। और यहाँ पे हमने वो हाथों से खाना खिलाने वाला काम तो नहीं किया, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इतने पास से बिना किसी पिंजरे के ओपन एनवायरनमेंट में इन हिरनों को देखकर बहुत अच्छा लगा। आई विश के इंडिया में भी हम इस तरह के कुछ गार्डन डेवलप करें जहाँ पे हैं नेचुरली हैं डियर पार्क हैं हमारे पास भी, और इस तरह के और पार्क होने चाहिए जहाँ पे खरगोश भी दिखें, हिरन भी दिखें, बच्चे आएँ, खुशी मनाएं उनको देखकर, उनको खाना खिलाकर। अच्छा ही लगता है। फ्रेंड्स, फिनिक्स गार्डन के अंदर जो सबसे सुंदर जगह है वो ये है। इतने पास से इन डियर्स को देखना, ये बिल्कुल ओपन में रह रहे हैं यहाँ पे एंड दिस इज़ लुकिंग रियली प्रिटी, इट्स लुकिंग रियली वेरी ब्यूटीफुल सीइंग दिस डियर्स फ्रॉम सच नियर बाय एंड इट्स रियली अ फैंटास्टिक फीलिंग आउट हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ से निकल कर जाने का मन नहीं कर रहा, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इनको ऐसा लग रहा है कि बस घास खाते हुए देखते रहें। हिरन भी बहुत सुंदर एक एनिमल ब्रीड है, मतलब इतनी आँखें इतनी प्यारी होती हैं इनकी, और आई लव दैम। तो आयरलैंड की धरती पर ये रेस्टोरेंट मुझे दिखा है जो देखते ही अच्छा लगा, स्पाइस ऑफ इंडिया। एंड दिस इज़ द मार्केट, जो मेन मार्केट है यहाँ पे डेंटन स्ट्रीट। तो वहाँ पर हम लोग अभी घूम रहे हैं। होमलेस भी काफ़ी हैं यहाँ पे आइलैंड में, मतलब हर कोने में या तो वो ड्रगिस्ट हैं एंड देयर आर क्वाइट अ नंबर ऑफ होमलेस जो यहाँ पे रह रहे हैं। बट द स्ट्रीट इज़ रियली गुड और बहुत लाइवली है।
कमाल की बेकरीज, कमाल के रेस्टोरेंट, कमाल के पब्स एंड द बियर बार इज़ क्वाइट अमेजिंग। सो ये भी एक रियलिटी है आयरलैंड की, जो सामने आप देख रहे हैं। तो लोग कूड़ा यहाँ से उठाते हैं, कूड़ा जैसे डाल के रखी थैलियों में से चुन रहे हैं, उसमें से कुछ खाने का सामान या कुछ कबाड़ी की तरह बेचने के लिए। सो ये भी रियलिटीज़ हैं यहाँ पे। देन बट एनीवेज डबलिन इज़ अ वेरी लाइवली सिटी, और जो ईटिंग का कल्चर है बाहर वो तो इतना अमेजिंग है। मतलब आप जिस तरफ देखो, जहाँ देखो, ऐसा लगता है कि इस रेस्टोरेंट में जगह ही नहीं मिलेगी। आप हर तरफ, हर जगह बस लोगों को खुशी मनाते हुए, सब एक पार्ट है एक जॉय का, एक सेलिब्रेशन का। आप जिस तरफ निकलेंगे उसी तरफ आपको लोग दिखाई देंगे जो ईट, लव एंड प्रे वाली सिचुएशन है। दे आर रियली एंजॉइंग देयर ड्रिंक्स, दे आर रियली एंजॉइंग देयर फूड एंड कंपनी ऑफ द पीपल। अब बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकलकर मैं थोड़ा शांत जगह पे आया हूँ, लेकिन ये पूरा जो इलाका है कई किलोमीटर्स तक फैला है, और आज तो हमने काफ़ी दूर तक का सफ़र किया यहाँ पे। और जितना आप चलो, जितना भी चलो, वहाँ पे हमेशा आपको बस यही लगता है कि शहर को और नज़दीक से देखते रहें। अभी जैसे जैसे वीकेंड आने वाला है, पूरी मार्केट की भीड़ भाड़ और चहल पहल बढ़ती ही जा रही है। और यहाँ की जो सबसे फेवरेट बियर हमें पता लगी है वो गिनीज़ है। हमने ट्राई की थी, लेकिन उसके टेस्ट बड्स शायद हमसे मीट नहीं करते, तो उसका थोड़ा सा जो आफ्टर टेस्ट है बिटर है। बट यहाँ के लोग गिनीज़ को बेहद पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इट्स लाइक नेशनल ड्रिंक को यहाँ पे। कल जब हम ग्लेनडलॉक घूमने गए थे तो हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ पे क्यों इतना अल्कोहल का कल्चर आया है। उसका रीज़न उन्होंने जो बताया वो ये था कि वंस अपॉन अ टाइम जब अराउंड 1500 और 2000 ईयर्स बैक यहाँ पे वाटर कंटामिनेशन की वजह से बहुत डेथ हुआ करती थी। वाटर कंटामिनेशन एक बहुत बड़ी समस्या थी, और उसका जो सोल्यूशन ढूंढा गया वो था कि इसको ब्रू करके या इसको अल्कोहल बना के पिया जाए, और फिर वो एक हिस्सा बन गया जीवन पद्धति का, और अल्कोहल बहुत आम हो गई सबके लिए। नाउ अभी मैं दोबारा से पहुंच गया हूँ लेगो शॉप पर, और ये वही लेगो शॉप है जहाँ पे मुझे शिवांश की वजह से काफ़ी चक्कर काटने पड़े हैं। और लेकिन बहुत ही अच्छी शॉप है, बहुत ऐसी कलेक्शन है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलती। स्पेशली शिवांश तो बहुत एक्साइटेड हुआ, पहले उसने 2 लेगोस मुझसे परचेज़ कराए, और फिर एक 15th सेंचुरी का लेगो उसने हमसे दिलवाया है, जो पहली बार जनवरी में लॉन्च हुआ था और अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो वो लेगो मैंने लिया है यहाँ पे। एंड सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग मार्केट आउट हियर। और आज भीड़ देखिए, इन होते होते अलग ही लेवल हो चुका है यहाँ पे पूरे। अमेजिंग, इतनी भीड़ तो मैं अभी पहली बार ही देख रहा हूँ, वरना जब हम इससे पहले जब 3-4 दिनों से घूम रहे हैं तो काफ़ी कम लोग थे और हम आराम से घूमे हैं, लेकिन आज यहाँ पे काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। सो यह मार्केट पूरी कई बार देख चुके हैं। नाउ इट्स द टाइम टू गो बैक टू आवर रूम। आज पैकिंग करें, और पैकिंग करने के बाद कल हमें आयरलैंड को छोड़ना है और दोबारा पहुंचना है यूनाइटेड किंगडम लंदन में, और लंदन से कुछ दिन बिताने के बाद हम फिर दोबारा निकलेंगे अपने भारत देश, अपने प्रिय भारत देश की तरफ। So we have the north face of UK, and the interesting thing is the Disney shop here.
build a beer workshop. यहाँ पे ऐसे म्यूज़िक प्रोग्राम भी होते रहते हैं, लोग ऐसे म्यूज़िक प्ले करते हैं, लाइव म्यूज़िक प्ले करते हैं, एंड दोज वांट्स टू सपोर्ट देम, दे कैन गिव सम मनी टू देम. दैट्स अ गुड थिंग. You told me that you hated my only problem was with you, not that. And every time you told me my opinion was wrong, you tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song. I didn't want to forget. Don't but you still hit my phone up. Baby, I've been moving on, and I think you should be something I don't wanna hold back. Baby, you should know that. Now we are entering the main attraction here, Stephen Green Park, which is really beautiful और बहुत ग्रीनरी भरा हरा भरा पार्क है. मन करता है सुबह सुबह यहाँ पे आके रनिंग की जाए. सेंट स्टीफन जो पार्क है डबलिन का, ये पूरे आयरलैंड का वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पब्लिक पार्क है. इसका जो ऑर्डिनेंस जो पहला इसका जो बनने का वो आया था 1635 में. इट्स क्वाइट रियली क्वाइट ओल्ड. अगर यहाँ पे आप एयरबीएनबी पे रहते हैं तो टेस्को एक्सप्रेस और स्पार, ये 2 डिपार्टमेंटल स्टोर आपको हर जगह मिल जाएंगे. और ये ऐसे स्टोर हैं जहाँ पे आपको ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगी. चाहे आपको हरी मिर्च चाहिए या टमाटर चाहिए, दूध चाहिए या वाइन चाहिए या बियर चाहिए या बेकरी चाहिए, यू नेम अ थिंग एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन दीज स्टोर. और स्टोर बहुत ही अच्छे हैं, वेल इक्विप्ड हैं. जो हमने खुद ऑब्ज़र्व किया उसमें बस इतना ये था कि टेस्को इज़ मोर elaborate and having a competitive price than the Spar. Spar थोड़ा सा expensive है if you compare with the Tesco, but so that was our comfort factor for the Tesco. लाल रंग का दिखाई दे रहा है, नीचे से बादल चल रहे हैं और ये सुंदर नज़ारा लिफी रिवर का डबलिन आइलैंड में. अमेजिंग प्लेस, अमेजिंग. सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, सच अ ब्यूटीफुल सिटी. आई एम thrilled. Super. What a in the early Christian days. Anyway, he didn't get his own way. A community, people came to visit him, people came to pray with him. Eventually, a community grew up and a monastery was founded. And it's to the ruins of that monastery we're going to walk in a few minutes. Now, our walk is going to take us along that pathway, across that little bridge, into the woods, about 5 minutes walk down towards the monastic site. As you get to the far side of that bridge, I want you to look to your right-hand side, because that's the picture postcard view. If you bought a postcard of Glendalough, that would probably be it, because you have the sky with the clouds and the blue, you have the mountains coming down, round tower in the foreground, you have 2 chapels, then you have the water coming down towards you, running under the bridge.
And you have the other thing that's free here in Ireland. We don't charge extra for green. If you don't like green, go home, because there's an awful lot of it today. So if we're all here, and I presume we are at this stage, I don't do counts on these walking tours. If you want to follow me, we're going in this direction across the ridge into the woods. And the legend attached to the stone is that when this was a monastery, one of the monks was in the woods one day minding his animals when he found a baby under a tree, a newborn baby boy abandoned by its mother. Well, the monk picked up the baby, brought the baby down into the monastery, went into the head monk, into the abbot. He says, "Look, brother abbot, look what I found in the woods." And the abbot said to him, "Where are you going with that? Would you look at us? We're all men. What are we going to do with a newborn baby boy?" But the monk said to the abbot, he says, "Don't worry, brother abbot, I know that God will provide." And legend tells us that God did provide, because every day a female deer came down from the woods, shed her milk into that stone. They fed the milk to the baby. And the baby grew up to become St. Lawrence O'Toole, the patron saint of the city of Dublin. Now we do know that Lawrence O'Toole was the abbot here in Glendalough before he became the Archbishop of Dublin, subsequently made into a saint. That's the story I prefer to believe, because when we ask the historians and the archaeologists and the clever people with letters after their names, when we ask them what was the stone used for, they say they don't know it. They might have used it to grind corn. Which story would you prefer? 11th and the 12th century. Before the 10th century, they used wood as a construction material, and nothing remains of those ancient wooden buildings from that time, as you can imagine. Now, the first building we're going to talk about is the one that some of us are inside of here. These are the ruins of St. Kieran's Church. This was the only church destroyed in its entirety by Cromwell's army in the 1640s when he came through here. Not only did he take the roof off it, he destroyed the actual walls of the church as well. We have no idea why he singled out this church for that particular punishment, but it does give us a chance to look at a typical layout of a Celtic holy place. The Celts were a very spiritual people, always oriented their holy places from west to east. Congregation came in through doors and western walls, everybody faced east as they worshipped. In the Christian days, this was a Christian church. This was the chancel area here, the high altar area up here. This was where bishops and priests and monks saying masses. They also faced towards the east. Now we know why people of the Muslim faith face east when saying their prayers here in Ireland. They're looking towards Mecca, holy city of the Muslim faith, to the east. Were these ancient Christians looking towards Rome or Jerusalem, holy cities of the Christian faith? No, it's much more subtle than that. Remember the Christian missionaries that came here in the 5th century. They came here to the Celts, who already had their religion. The Celts worshipped nature. The Celts saw gods in everything. Wow. But their principal god, the number one god of the Celts, like lots of other civilizations around the world, was the sun. And the Druids, the ancient priests of the Celts, always worshipped at dawn, facing the rising sun, welcoming the sun god every day. So along came the Christian missionaries. It's not broken, don't fix it. Mass of the dawn became the principal mass of the Christian day, and everybody continued to face east in the Celtic tradition. All of the churches here in Glendalough are all oriented west to east. In fact, all churches built in Ireland before the Reformation, before the 16th century, were always oriented west to east. Now you might say that's nice and it's tradition and it was great that they carried on one into the other and everything else. Yes, it is, but the Celts or the Christian missionaries didn't use the term for that we use today. We call that marketing. A little bit of marketing exercise going back to the 5th century. And there's lots of other examples of that as well too. The second building we're going to talk about is that one there, St. Kevin's Church. The only church in Glendalough to have retained its roof. When Cromwell's army came through here in the 1640s, that church was being used by the Anglican community as a place of worship. And because the Anglican community were using it, the roof was spared. They continued to use it as a church until the middle of the 1800s, when they built a new church in the little village of Lara, and they abandoned this. It became derelict, started to fall down, but in 1910, somebody had the foresight to declare it a national monument. It's as well they did, because it is the last surviving church of its type anywhere here in the British Isles. The roof that you see there is a stone roof, and the experts tell us it weighs in the region of 750 tons.
It's built using a construction method known as corbelling. Corbelled roofs have no supports. There's no rafters, beams or purlins or anything holding that roof in place. Just stone linked together in such a way that the strength of the roof comes from the way the stones are linked together. So get up there, find the keystone, pull it out, and